हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 13। लास्ट टाइम हमने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में फिनिश करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, 9.16 से, यानी कि 16th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। क्या है 16th क्वेश्चन? एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। जब हम प्रोपीन में HBr का एडिशन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। While in the presence of benzoyl peroxide, the same reaction yield 1 bromopropane. Explain. जब हम नॉर्मली HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है, बट जब हम वही सेम रिएक्शन बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो देखो, इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है कि यहाँ पे मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। जब भी हम पेरोक्साइड की बात करते हैं तो वहां पे लग जाता है एंटी मार्कोनिक रूल। ठीक है, सो एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपेन यील्ड, यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड 2 bromopropane because it follow Marconic rule। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है? ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है, बिकॉज इट फॉलो मार्कोनिक रूल। ठीक है, बिकॉज इट फॉलो मार्कोनिक रूल। कैसे? देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हमारे पास HBr है। अब जब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, सो ब्रोमीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। फिर ये अगर अलग होते हैं तो H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव इनके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव इनके ऊपर आ जाएगा। नाउ स्टेप 1, प्रोपीन। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए पार्शियली नेगेटिव, और इसके पास हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फर्स्ट स्टेप कैसा होता है? फर्स्ट स्टेप यहाँ का स्लो होता है। तो H किसके पास जाएगा? H चला जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। फिर अब न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा इन स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। सो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। Br आया, Br नेगेटिव, ये देखेगा कि अरे भाई इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो क्यों ना मैं जाके इसकी हेल्प कर दूं। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ेगा, फटाफट से जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ये रिएक्शन होगी फास्ट रिएक्शन, और हमें मिल जाएगा CH3 CH Br एंड CH3। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या बन गया है? ये बन गया है 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है? क्या हो गया? ये 2 ब्रोमोप्रोपेन। बट इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, वो तभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया ना, वहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन वहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलो लिख लिया। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन है ना। सेकंड क्या है?
एडिशन ऑफ HBr to propene in presence of क्या था, किसमें मिला रहे थे, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल peroxide. So addition of HBr to propane in presence of benzoyl peroxide, it will follow anti-Marconic rule. It will follow anti-Marconic rule, and there is a formation of free radical. And there is a formation of free radical. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा. सबसे पहले हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CO, ठीक है, O फिर O, 2 O होगा, फिर CO C6H5. क्लियर, C6H5COOO, फिर है CO C6H5. तो कुछ इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सिमेट्री होता है. अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक फिजन होगा. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन. वहां पे क्या होता था, हेट्रोलिटिक फिजन होता था, ठीक है, यानी कि दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते थे. होमो का मतलब होता है सेम, दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेगा. ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन को, एक उस ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा. इधर बनेगा 2C6H5COO एंड फ्री रेडिकल. ठीक, इतना बन गया. अब इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से COO निकल जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा C6H5 फ्री रेडिकल प्लस 2CO2. 2 मोल्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गए. नाउ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज द फिनाइल रेडिकल. ये क्या बन गया है, ये बन गया है फिनाइल रेडिकल. ठीक है, दिस इज फिनाइल रेडिकल. डन. अब क्योंकि हमारे पास HBr भी है, तो इसका रिएक्शन, फिनाइल रेडिकल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ कराएंगे. HBr के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल किस पे जाके अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, और अब यहां से बन जाएगा C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल. दिस इज बेंजीन. और अब यहां से जो Br फ्री रेडिकल बना है, ये जाके अटैक करता है प्रोपीन पे. ठीक है, अब ये जाके अटैक करेगा किस पे, प्रोपीन पे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल. ठीक है, Br फ्री रेडिकल. तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल यहां आने की कोशिश करेगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे वाले के पास चला जाएगा. ठीक है, देखो पहला रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पे पहला जो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होता है, क्योंकि इनका मन ही नहीं होता क्वेश्चन करने का, है ना. तो CH3 CH, अभी इसके पास क्या है, इसके पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, एंड CH2Br. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये कौन सा स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. फिर फर्दर CH3 CH CH2Br, इसका फर्दर रिएक्शन हमने HBr के साथ कराया, तो H चला जाएगा इस फ्री रेडिकल के पास. ठीक है, H चला जाएगा इस फ्री रेडिकल के पास, ऐसा एरो बनेगा. और ये जो दूसरी वाली रिएक्शन होगी, अब उसको पता चल गया कि आधी रिएक्शन हो ही गई है, तो आधी भी फटाफट से कर लेते हैं, है ना, ताकि जल्दी से हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाए. तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन. क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. ओके, देखो इसको फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. डन है इतना. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमें ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है, बट रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसको हम ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं। ये नाम याद रखना, पता चले पेपर में ये आ जाए और फिर सोचो कि हमने तो इस टाइप के क्वेश्चन किए ही नहीं है। तो ओ जाइलिन इज दी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बन गया है हमारा बेंजीन। ठीक है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बना दो, 1 2 3, 1 पे CH3 है एंड 2 पे CH3 है, बन गया। अब इसका हमें कराना है ओजोनोलिसिस। ठीक है, हम इसका क्या कराएंगे? ओजोनोलिसिस। O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब देखो, जहां जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां वहां ओजोनोलिसिस होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड कहां कहां से ब्रेक होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा इसका यहां से। ठीक, और इतने जगह पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आके अटैक करेंगे, याद है? ठीक है, तो इसका देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। और देखो, चलो इस वाले कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ मेरे पास है CH3। ठीक है, इस वाले कार्बन के पास मेरे पास है CH3 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CH प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे पास? यहाँ पे CH प्रेजेंट है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH। अब ध्यान देना, आप बिल्कुल ध्यान देना, इसके बाद ये डबल बॉन्ड है और फिर C के साथ CH3 है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे चलो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, C के साथ फिर से क्या है? CH3 प्रेजेंट है, और इस C के साथ फिर से एक CH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता था कि हम डबल बॉन्ड नहीं लिखते थे, ऑक्सीजन को अटैक करवाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, कैसे ऑक्सीजन आएगा? किस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा? डबल बॉन्ड O लिख दे। देखो, इनके बीच में क्या आना चाहिए? इनके बीच में आना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, इनके बीच में क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम करते थे, यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पे O। ठीक है, फिर ये इस तरीके से हट बन जाता था, यस, और हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते थे। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हम इसको क्या कर देते थे? ब्रेक कर देते थे। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH। फर्दर इसके साथ अटैच है, उसको हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इस कार्बन के साथ भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पे भी एक आध ऑक्सीजन आएगा, तो हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन मेंशन कर सकते हैं। देखो ये है, यहाँ पे भी आप क्या कर दो? ऑक्सीजन मेंशन कर दो। तो एक तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा, समझ में आ गया? एक प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। क्या ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट सेम नहीं है? तो ऐसे हमको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, प्लस फिर से ये बनेगा C CH3 डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। तो ऐसे हमें यहाँ से दो प्रोडक्ट देखने के लिए मिले। ठीक, दो डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो हमको ये दोनों प्रोडक्ट देखने के लिए मिले। तीसरा डबल बॉन्ड अभी बचा हुआ है, तीसरा डबल बॉन्ड अभी बचा हुआ है, ये वाला। अब कौन कौन से कार्बन इसमें इन्वॉल्व है ये देखो, एक ये कार्बन इन्वॉल्व है और एक ये वाला कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक, मेंशन करो, ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के साथ ये CH अटैच है, यस, इस वाले कार्बन के साथ ये CH अटैच है और इस वाले कार्बन के साथ ये CH अटैच है। क्लियर? समझ में आया? ये CH अटैच है, ओहो CH अटैच है, H नहीं, CH अटैच है और यहाँ पे ये CH अटैच है। ठीक है, 4 हो गया। वेट, ये दोनों कार्बन हमने लिखे 1 2, इसके साथ ये CH है, इसके साथ ये CH है। हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, और इसके पास ये हाइड्रोजन, इसके पास ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा। ये क्या बचा? CH डबल बॉन्ड O और इसके साथ है CH डबल बॉन्ड O। ठीक है,
CH डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, ये बन गया है हमारा ग्लाइक्सॉल, ठीक है। तो यहां से हमें ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है, यहां से हमें ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। बट अगर इसका हम डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, तब हमें क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तब हमें क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा उसको देखते हैं। अब डबल बॉन्ड हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब बॉन्ड कहाँ कहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। O2 के साथ हमने रिएक्शन कराया, देखो इस वाले कार्बन को मैं मेंशन कर रही हूँ, इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 अटैच है, फिर इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 अटैच है, दिख रहा है, ये वाला कार्बन इसके साथ CH3, ये वाला कार्बन इसके साथ CH3। अब इस वाले कार्बन के साथ दूसरा वाला कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, दूसरा वाला कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्योंकि बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो ये वाला कार्बन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसके साथ ये वाला कार्बन भी है, तो इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और फिर आएगा यहाँ पे CH, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, कुछ इस तरीके से हमें ये बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां से हटाओ और वहां पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे CH है, देखो ये हमें दिखेगा CH3 और इसके पास डबल बॉन्ड है CH3 और इसके पास भी डबल बॉन्ड है, ठीक। ये हमें एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिला है, समझ में आ गया, ये हमें एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिला है, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में हमें एक ही जैसे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, दोनों में हमें क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, एक ही जैसे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, और वो क्या है, CH डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड वो भी तो टोटल 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, पुराने वाला जैसा ही प्रोडक्ट है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमें 3 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18। सो क्वेश्चन 18 क्या है हमारा, यस क्या है क्वेश्चन 18, अरेंज बेंजीन, एनहेक्सेन एंड इथाइन, तीनों को अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक बिहेवियर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक बिहेवियर ऑल्सो गिव रीजन फॉर दिस बिहेवियर, ओके ठीक है। बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन दिस इज बेंजीन, फिर है एनहेक्सेन, एनहेक्सेन यानी कि ये सीधा सा चेन बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एनहेक्सेन और इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, दिस इज एथाइन। एसिडिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो कोई कंपाउंड कब ज्यादा एसिडिक होगा, जब उसमें S कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जब उसका S कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक। देखो ये 50% है इसमें, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 में लगभग ये 33.33% और इसमें तो 25% S कैरेक्टर होता है। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा, राइट।
एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड बना पाएगा। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे अगर हमें अरेंज करना होगा तो इथाइन, देन बेंजीन एंड देन एनहेक्सेन, फिर आ जाएगा इसके बाद एनहेक्सेन। ठीक, क्लियर है इतना? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज विद एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उतना, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन एस कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? एस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। डन है इतना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। 19th question is, why does benzene undergo undergo electrophilic substitution reaction easily and nucleophilic substitution reaction with difficulty? जो हेलोएरीन्स होते हैं या फिर जो सिंपल बेंजीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाते हैं। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है कंटेनिंग 6n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टॉप पे भी एंड बिलो भी। ठीक है, दोनों प्लेन्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो बेंजीन है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, एंड न्यूक्लियोफाइल को वो रिपेल करेगा। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सो ड्यू टू, किसकी वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड containing 6n electron। ठीक है, containing 6n electron above and below the plane, above and below the plane। Benzene is rich source of electron, hence it attract electrophiles, it attract electrophiles and repel nucleophile। ठीक है, attract electrophile and repel nucleophile। as a result benzene undergo nucleophilic substitution reaction easily। as a result benzene undergo electrophilic substitution reaction easily। ठीक है, and nucleophilic substitution with difficulty। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगा? डिफिकल्टी। ठीक है, उनको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? 20th क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप हमारा 20th क्वेश्चन। ये फिर से आ गया है यहाँ पे कन्वर्जन, लास्ट टाइम भी हमने कन्वर्जन किए थे 3। नाउ 20th क्वेश्चन इज, रीड करिए फटाफट से, क्या है यहाँ पे 20th क्वेश्चन। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। पहले हमें बेंजीन से कुछ ना कुछ बनाना था, अब यहाँ पे उसका ऑपोजिट है, हमें बेंजीन में सबको कन्वर्ट करना है। ठीक,
सबसे पहला है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सा रिएक्शन है, याद है ये सिंपल सा रिएक्शन, यस, पॉलीमराइजेशन में हमने किया था, ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हमारा रिएक्शन था इथाइन में, जिसमें हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ इसका रिएक्शन कराया था, यस, रेड हॉट Fe ट्यूब 873 केल्विन, ठीक है, कितने टेम्परेचर में? 873 केल्विन में, और हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा एकदम बेंजीन बनके तैयार है, क्लियर, बेंजीन बनके यहाँ पे तैयार है, ठीक है। इथाइन से तो हमने इजीली बना दिया, अब हमें क्या करना है? इथीन से बनाना, ठीक है। अब इथीन से तो देखो लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, इथीन को अगर हम सबसे पहले इथाइन में कन्वर्ट कर ले तो रिएक्शन इजी है, यस, इथीन को अगर हम इथाइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो रिएक्शन इजी है, तो फटाफट से इसको इथाइन में कन्वर्ट करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो दोनों के पास जाके एक एक ब्रोमीन लग जाएगा, CH2 CH2 Br Br 1,2 डाइब्रोमोइथेन, क्या बन गया ये? 1,2 डाइब्रोमोइथेन। अब यहाँ पे एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दो, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से Br, यहाँ से H, यहाँ से Br और यहाँ से H, ये बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे? CH डबल बॉन्ड CH, मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ, 2 मोल्स ऑफ यहाँ से HBr बाहर हो गया, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HBr यहाँ से क्या हो गया है? बाहर हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका रिएक्शन फिर से हम क्या कर देंगे? रेड हॉट Fe ट्यूब एट 873 केल्विन, तो ये बन जाएगा बेंजीन, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेंजीन, डन। थर्ड है, अब हेक्सेन से बनाना है हमको, थर्ड रिएक्शन इज हेक्सेन से बनाना है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, सिर्फ हेक्सेन है, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो इस तरीके से है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH2 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 एंड CH2, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज हेक्सेन। इसको हम क्या कर दे? ऑक्सीडाइज करवा दे Cr2O3 या फिर V2O5 की प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसका क्या करा देंगे हम? साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन करा देंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। अब हम इजीली साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना सकते हैं इसका एरोमेटाइजेशन करके, ठीक है, क्या कर देंगे हम? इसका एरोमेटाइजेशन कर देंगे, और ये कन्वर्ट हो गया है बेंजीन में, ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन, फटाफट से इसको देखिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, डन है, हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 question is write structure of all alkanes which on hydrogenation give 2-methyl butane, ठीक है। 2-methyl butane का अगर हम यहाँ पे क्या करा देंगे? हाइड्रोजनेशन करा देंगे, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे? देखो 2-methyl butane बना लो पहले। 2-methyl butane CH3 C CH3 CH2 CH3 ये हमारे पास है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनेगा, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ से? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, CH3 CH2
CH3, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH3, तीसरा है CH3C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबके नाम देख लो क्या क्या बना है यहाँ पे प्रोडक्ट। सबसे पहले बना है हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटीन, फिर है 2-मिथाइल ब्यूट-2-ईन, देन 3-मिथाइल ब्यूट-ईन, ठीक है, 3-मिथाइल ब्यूट-ईन, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। सो क्या है यहाँ पे 22 क्वेश्चन? 22 question is arrange the following set of the compound in order of their decreasing relative reactivity with an electrophile। ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी बताना है किस किस के बीच में, क्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सो क्लोरोबेंजीन Cl इज एन इलेक्ट्रोफाइल, Cl इज एन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं? Cl लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बट NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, यस और नो? NO2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है? NO2 इज मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन Cl, वी कैन से NO2 is more powerful electron withdrawing group than Cl, therefore the number of nitro group, जितने ज्यादा number of NO2 group होंगे less reactive is the compound, clear? समझ में आ गया? So since NO2 is a powerful electron withdrawing, since NO2 is a powerful इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 जो होता है वो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, देन Cl, NO2 is a powerful electron withdrawing than Cl, more the number of nitro group, more the number of nitro group, more the number of nitro group, less reactive is the compound, less reactive is the compound, ठीक है। कंपाउंड कैसा होता चला जाएगा, कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा, सो द ओवरऑल रिएक्टिविटी डिक्रीज, सो द ओवरऑल रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर, कैसे डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा होगा क्लोरोबेंजीन, फिर डिक्रीज होके चला जाएगा पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और फिर हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, नाउ बी पार्ट है हमारा टोलुइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पैरा पे CH3 है और ये नाइट्रो है, ठीक है, बेंजीन, और यहाँ पे ठीक है 1 और 4 दोनों पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इन टोलुइन, टोलुइन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। CH3 ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वेयर एज NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। CH3 ग्रुप is
electron donating group, electron donating group, whereas NO2 is electron withdrawing group. NO2 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है. CH3 is electron donating group, NO2 is electron withdrawing group. Maximum electron density will be at toluene, है ना. Maximum electron density is at toluene. टॉल्यूइन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, सबको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है. सो ओवरऑल रिएक्टिविटी इज, ओवरऑल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले टॉल्यूइन जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टॉल्यूइन की होगी. फिर यहाँ पे वही है जैसा दे रखा है उसी तरीके से होगा, ठीक है, जैसा दे रखा है यहाँ पे उसी तरीके से होगा. फिर से सेकेंड वाले में हमारे पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. सो पैरा मिथा, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3C6H4NO2 एंड देन इसकी सबसे कम PO2NC6H4NO2. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. So question 23, out of benzene, M dinitrobenzene and toluene, which will undergo nitration most easily and why? कौन नाइट्रेशन आसानी से करेगा और क्यों? हमें पता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं हम, ठीक है, सो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी. अगर नाइट्रो ये कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर. तो आउट ऑफ दिस विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई. कौन नाइट्रेशन इजीली कर पाएगा और क्यों कर पाएगा, ये हमको बताना है. सो सबसे पहले मेंशन करो कि यहाँ पे डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टॉल्यूइन, टॉल्यूइन है, ठीक है, तो टॉल्यूइन में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो हियर आल्सो CH3 ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हाइल NO2 एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना. CH3 एक्ट एज electron donating group, whereas NO2 act as electron withdrawing group. NO2 किसकी तरह काम करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है. Therefore maximum density present at toluene. टॉल्यूइन के पास मैक्सिमम डेंसिटी प्रेजेंट होगा, उसके बाद बेंजीन होगा, देन M नाइट्रोबेंजीन होगा, ठीक है, फॉलोड बाय बेंजीन, ठीक है, फॉलोड बाय बेंजीन एंड then M dinitrobenzene, ठीक है, क्लियर है. तो सबसे ज्यादा इजी किस में होगा, टॉल्यूइन में, फिर बेंजीन में, देन M नाइट्रोबेंजीन में, क्लियर है. ओके, टॉल्यूइन, बेंजीन, M nitrobenzene, toluene, benzene and then M nitrobenzene. Okay, now question 24th, second last question है, question 24th. क्या है question 24th? Suggest the name of a Lewis acid other than anhydrous AlCl3.
ठीक है। AlCl3 एक्ट एज अ लुईस एसिड, इसके अलावा हमें कोई दूसरा लुईस एसिड बताना है विच कैन बी यूज ड्यूरिंग द इथाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, जब हम वहां पे क्या करें, बेंजीन का इथाइलेशन कर दो। सिंपल, AlCl3 ना यूज करके हम FeCl3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, FeCl3 can be used during ethylation of benzene, ठीक है। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3 is another Lewis acid which can be used in ethylation of benzene. Done? Now next question and last question of this chapter, ठीक है, खत्म फिर। ये लास्ट क्वेश्चन है 25th। सो देखो क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, टफ बिल्कुल भी नहीं, ठीक। Why is Wood's reaction not prepared for the preparations of the alkanes containing odd number of the carbon atom? Illustrate your answer by taking one example. तो कह रहे हैं कि जब भी हम Wood's reaction करते हैं तो हम इवन कार्बन लेके चलते हैं, ऑड कार्बन लेके नहीं चलते, क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम इवन कार्बन लेके चल रहे हैं तो हमें एक ही प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ऑड कार्बन लेके चलेंगे तो हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? कितने प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे हमको? 3 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब कैसे 3 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे इसको देख लेते हैं एक बार, समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक। हम लेते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, हमने क्या लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो CH3 CH2 और CH2Br प्लस 2Na प्लस CH3 CH2 और CH2Br, इसको उल्टा कर दें ताकि हम इजीली रिएक्शन कर पाए। Br CH2 CH2 CH3, ये है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है, ड्राई ईथर। तो यहां से निकल जाएगा 2NaBr, क्या निकलेगा? 2NaBr और हमें मिलेगा CH3 CH2 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 CH3, ठीक। ये है N-हेक्सेन, ये बन गया है N-हेक्सेन। अब हम क्या करें, थोड़ा सा अलग कर दें। 1, ये हमारे पास था 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब अगर हम 1 ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन 1 ब्रोमोब्यूटेन के साथ करा दे तब क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2Br प्लस 2Na प्लस ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे कर दो Br, CH2 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 CH3 in presence of dry ether, in presence of dry ether। फिर से यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा? NaBr बाहर निकल जाएगा, है ना। और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये है ऑन, कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 N हेप्टेन, ठीक है, N हेप्टेन। अब इसका भी ट्वाइस करा दो, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन का भी तो होगा। सो CH3 CH2 CH2 CH2Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 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 CH3। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्टेन बन जाएगा। NaBr निकल गया बाहर और यहाँ से बनेगा N ऑक्टेन।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया है एन ऑक्टेन। तो ये 3 हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे अगर हमने 2 अलग अलग रिएक्टेंट ले लिए तो। एक हमने ब्रोमोप्रोपेन लिया, एक हमने ब्रोमोब्यूटेन लिया। तो पहले ब्रोमोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन, फिर ब्रोमोब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन, फिर ब्रोमोप्रोपेन एंड ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें 3 प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया इसका रीजन क्या है? तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली ओवर होता है। ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। अब फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट रिडॉक्स। तो हमारी पहली जो दूसरी बुक है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 ही चैप्टर थे उसमें, रिडॉक्स, एक सम ऑर्गेनिक वाला और एक हाइड्रोकार्बन। तो 3 चैप्टर है, रिडॉक्स कंप्लीट करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी सेकंड बुक। फिर उसके बाद 2 ही चैप्टर बचेंगे। ठीक है, तो याद रखना रिडॉक्स वाला जो होगा वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा एंड थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम हम लाइव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।